Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9th chapter 6th part 2 tissue. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about epidermis and its different important functions. We will discuss about its 13 functions. Okay, then we will start it from activity 6.3. Then we will discuss about the complex permanent tissue like the xylem and phloem, its components and their functions. Then we will discuss about animal tissue. Animal tissue are basically classified into 4 types based on their functions they perform, like the epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Then we will start it from activity 6.3. Okay. In activity 6.3 it is said that हमको एक रियो का फ्रेशली प्लॉक्ड लीफ लेना है और फिर विल स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर. कुछ प्रेशर देके हमको स्ट्रेच करके उसको ब्रेक करना है. While breaking it, keep it stretched gently so that some peel or skin projects out from the cut. तो फिर हमको ऐसे उसको ब्रेक करना है और थोड़ा स्ट्रेच करके रखना है ताकि कुछ उसका स्किन निकल आए. तो हमको क्या करना है, रिमूव द पील. इसी पील को लेके एक पेट्री डिश में जहाँ पर कुछ पानी भरा हुआ है उसी पर डालना है. देन विल पुट ए ड्रॉप ऑफ सफ्रानिन. हमने सफ्रानिन डालकर कुछ मिनट्स इसको छोड़ देना है. उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक स्लाइड के ऊपर और एक कवर स्लिप दे देंगे. अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको अब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमको बहुत सारे ये सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा. ठीक है, तो फिर आइए डिस्कस करते हैं एपिडर्मिस. एपिडर्मिस कैसे दिखेगा और इसका फंक्शन क्या है. ऐसे हम देखें तो एपिडर्मिस क्या है इसके बारे में 13th बेसिकली मैंने पॉइंट आउट कर लिया है. तो फिर जैसे आपको ये जानना है कि एपिडर्मिस जो है जैसे आपका घर का बाउंड्री होता है, ऐसे ही इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल. सेल का आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे कहते हैं एपिडर्मिस. तो फिर ये एपिडर्मिस यूजुअली मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर से ये बना है. और इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, अगर ड्राई हैबिटेट आ गया जैसे हमारी डेजर्ट हुआ तो वहाँ पर क्या होता है, एपिडर्मिस में भी थिकर, ये बहुत थिक हो जाता है. क्यों होता है, क्योंकि उसको डेजर्ट में क्या होता है, पानी बहुत कम होता है तो कहीं पानी चला ना जाए, पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर द लॉस इज क्रिटिकल. तो अगर पानी चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उसको प्रोटेक्शन देने के लिए वो एपिडर्मिस बहुत ठीक होता है. ये बाहर बाउंड्री, आपका घर का प्रोटेक्शन कैसे रहेगा, आपका बाहर का बाउंड्री बहुत तगड़ा होना चाहिए. अगर वो वीक हो जाएगा कि बाहर के शत्रु चले आएंगे घर के अंदर, इसी टाइप ऑफ, तो फिर पानी को बचाए रखना है. सो एपिडर्मिस ठीक होता है कहाँ पर, ड्राई हैबिटेट पर. तो द एंटायर और प्लांट का जो एंटायर सरफेस, इसका आउटर कवरिंग इसमें होता है हमारा पूरा एपिडर्मिस ढका रहता है. तो इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट की सारे पार्ट को ये बचा के रखता है जैसे बाहरी दीवार. और ये एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट में क्या होता है, एरियल टिश्यू में एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट ए वॉक्सी सब्सटेंस. 5 नंबर पॉइंट है इसका, एरियल पार्ट में ये एक वॉक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है. क्यों, और ये वॉक्सी सब्सटेंस जो है ये वाटर रेजिस्टेंट है. अगर जैसे किसी पेपर के ऊपर आपने वॉक्स घिस लिया, मोमबत्ती घिस लिया तो क्या होगा, वो पानी से भीगेगा नहीं. ठीक है, तो फिर ऐसे ही ये वॉक्सी सब्सटेंस सीक्रेट करता है जो कि वाटर रेजिस्टेंट है ऑन देयर आउटर सरफेस. आउटर सरफेस में ये वॉक्सी लेयर सीक्रेट करने की वजह से उसका 3 कारण होता है. क्यों ऐसा करता है, क्योंकि उसको वाटरलेस के अगेंस्ट नहीं होने देना है, वाटरलेस नहीं होने देना है. वो उसी पार्ट ऑफ प्लांट को मैकेनिकल इंजरी से बचाना है, कुछ भी बाहरी शत्रु इंजरी हो गया उससे बचाना है. और फिर इन्वेशन ऑफ हमारा पैरासाइटिक फंजी, तो फिर पैरासाइटिक फंजी जो है उसी के अगेंस्ट में उसको बचा के रखना है. ये 3 चीज़ें हैं ये वॉक्सी कोटिंग का.
तो फिर इसी प्रकार की ये इसका रोल जो है प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, एपिडर्मिस का रोल प्रोटेक्टिव रोल होता है, ये बचा के रखता है। तो अगर बचा के रखना है तो फिर आपकी बाउंड्री कैसे होना चाहिए, घर की बाहर की बाउंड्री कैसे होना चाहिए, वो तो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर बीच में वो नहीं रहेगा तो बाहरी शत्रु तो अंदर आ ही जाएंगे, तो फिर उससे कंटिन्यूस ही रहना है। तो फिर ऐसे में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं रहेगा। तो ये एपिडर्मिस कंटिन्यूस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ये एपिडर्मल सेल फ्लैट होता है। और फ्लैट होता है मतलब, और फिर कैसा होता है, उसका आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर। जैसे ये एक सेल हुआ तो फिर उसका ये हो गया आउटर, और ये साइड, ये आउटर, ये तीनों साइड जो है ये थिक रहेगा। ठीक है, ये साइड और आउटर पार्ट थिक रहेगा। और थिकर देन द इनर वॉल, ये हो गया इनर वॉल, इसी से ये ज़्यादा थिकर रहेगा। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द सेल। हमको एपिडर्मिस में मिलेगा स्टोमाटा देखने के लिए। तो ये स्टोमाटा का काम, स्टोमाटा कैसा होता है, स्मॉल पोर्स, छोटी छोटी छेद जैसा होता है। और ये एपिडर्मल ऑफ द लीफ, एपिडर्मिस ऑफ द लीफ में ये पाया जाता है हमारा स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का काम क्या है, ये स्टोमाटा का, इसको स्टोमाटा की दोनों, सपोज ये स्टोमाटा है तो फिर ऐसे दो गार्ड सेल, इसकी दोनों ओर दो गार्ड सेल रहते हैं। तो फिर द पोर्स ऑफ स्टोमाटा आर गार्डेड बाय गार्ड सेल। एंड हाउ आर द गार्ड सेल, द स्टोमाटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी सेपेट का गार्ड सेल होते हैं। ये दोनों गार्ड सेल जो है वो किडनी सेपेट का होता है। और ये स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, ये जरूरी है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। तो फिर उसे कहा जाता है नोज ऑफ द प्लांट। स्टोमाटा को कहा जाता है नोज ऑफ द प्लांट, यानी कि हम एयर हमारे बॉडी में कैसे लेते हैं, थ्रू आवर नोज, ऐसे ही स्टोमाटा के थ्रू से गैसियस एक्सचेंज होता है। ये गैसियस एक्सचेंज क्यों चाहिए, क्योंकि लीफ को जब वो खाना बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए, ये इसी के थ्रू से लेता है। तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर के लिए। अच्छा, और फिर ट्रांसपीरेशन क्या है पता है, ट्रांसपीरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। ये ट्रांसपीरेशन, एक तो गैसियस एक्सचेंज होता है, दूसरा काम है ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। ट्रांसपीरेशन क्यों चाहिए हमको, ट्रांसपीरेशन क्या है पहले पता लगा लीजिए। ट्रांसपीरेशन है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर के रूप में हमारे प्लांट से जो लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो फिर ये पानी का चले जाना वाटर वेपर के रूप में थ्रू द स्टोमाटा, दैट इज ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि रूट से जो पानी पूल होकर ऊपर लीफ तक आएगा, फिर ना हमारा फोटोसिंथेसिस होगा। तो फिर ये होता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशनल पुल। ट्रांसपीरेशन जरूरी क्यों है, उसका दो कारण है। ट्रांसपीरेशन का दो इम्पोर्टेंस है। तो ट्रांसपीरेशन की वजह से पानी रूट से होकर लीफ तक आता है, और दूसरा है ये प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन करता है। और यू कैन से इट ऑल्सो कीप्स द एनवायरमेंट कूल, हमारे एनवायरमेंट को वो कूल रखता है। तो यही है ट्रांसपीरेशन। तो देखिए ये एपिडर्मल, ये हमने दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। रिकॉल व्हिच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस चाहिए, तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड। और फाइंड आउट द ट्रांसपीरेशन का दो इम्पोर्टेंस हमने कह दिया। देखिए ये एपिडर्मल सेल जो है जब ये रूट में रहता है तो इसका फंक्शन हो जाता है क्या, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के रूट में क्या होता है, छोटी छोटी हेयर होता है, हेयर लाइक पार्ट। और ये हेयर क्यों होता है, टू इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए रूट हेयर होता है। तो फिर इससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होकर ऊपर जा पाएगा। और चलिए देखते हैं कि प्लांट्स, डेजर्टिक प्लांट में हम ये बोल चुके कि डेजर्ट में प्लांट्स में एपिडर्मिस जो है बहुत थिक होता है, और ये एक वॉक्सी कोटिंग से उसके ऊपर होता है। तो फिर उसे कहते हैं वॉक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। तो क्यूटिन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी। जैसे आप चाहते हैं कि आपका मुंह जो है, आपका स्किन जो है वो तरोताज़ा रहे, तो आप क्या करते हैं, एक
थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं। मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को एक वॉक्सी कोटिंग देता है, तो फिर आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहता है और फ्रेश रहता है। तो फिर पानी चला जाएगा तो आपका स्किन का टेक्सचर भी तो चेंज हो जाएगा, फ्रेश नहीं लगेगा। तो फिर आप जैसे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ऐसे ही एपिडर्मिस में वॉक्सी कोटिंग होता है ऑफ क्यूटिन का बना हुआ। तो कैन यू थिंक ऑफ द, इसीलिए ही ये ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है हमारे डेजर्टिक प्लांट में। इन द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम होता है। यंग स्टेम और मेच्योर्ड स्टेम में यही डिफरेंस होता है, एपिडर्मिस से अलग अलग होता है। तो एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर, जैसे ही प्लांट ओल्डर हो जाता है, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू का कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर्स ऑफ सेल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कि कॉर्टेक्स में पाया जाता है, इन द लेयर ऑफ सेल्स, बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स होता है और उसी से बन जाता है कॉर्क। कॉर्क जो है ऐसे ही बनता है। तो सेल्स ऑफ ये कॉर्क जो कॉर्क सेल है ये डेड सेल होता है और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब जैसे देखो ये हो गया हमारी कॉम्पैक्टली अरेंज, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा। तो कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ऑल्सो हैव ए सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन, इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन रहता है इन देयर वॉल्स। और सुबेरिन डिपोजिशन से क्या होगा, इसके थ्रू से इन गैसेस और वाटर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो फिर इसी हिसाब से ये डेड सेल है, सुबेरिन डिपोजिशन होने से गैस और वाटर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। आइए अब हम जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने डिस्कस कर लिया, पारेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। अब हम बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? देखो, different types of tissue we have discussed until now and all are made up of one type of cell। वो टिश्यू जो हमने पढ़ा all are made up of one, a single type of cell से बना है। तो फिर वो और सब एक दूसरे के साथ उनका स्ट्रक्चर का मेल खाता है। एक पारेन्काइमेटस सेल दूसरे पारेन्काइमा के साथ उसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। तो फिर और सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल्स होता है। तो फिर उसी हिसाब से वो हो गया सिंपल परमानेंट। तो कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जब एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स रहेगा वो क्या कॉम्प्लेक्स। तो फिर ऑल दिस सेल्स, चाहे जितने टाइप ऑफ सेल्स रहे, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेट, एक दूसरे के साथ उनका कौन क्या काम करेगा, ये आपस में उनका कोऑर्डिनेशन रहता है, कोऑपरेशन रहता है। कोऑर्डिनेट, ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू। ये दोनों टिश्यू को कहा जाता है क्या? कंडक्टिंग टिश्यू। ये कंडक्ट करते हैं। कोई पानी वसुब वगैरह का मिनरल्स कंडक्ट करता है, तो कोई खाना कंडक्ट करता है। ये सब कंडक्टिव टिश्यू है। और इनका रहता है वास्कुलर बंडल रहता है। और ये वास्कुलर टिश्यू जो है ये एक नेचर है हमारी कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। इट इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो फिर ये जाइलम फ्लोएम की वजह से तो हमारी प्लांट जो है वो लैंड में रह पाता है। सर्वाइवल ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, इसका क्या मतलब समझे आप? टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, एक्वाटिक एनवायरनमेंट मतलब पानी में रहना, पानी का एनवायरनमेंट एक्वाटिक एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड के ऊपर रहना, ये हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो फिर लैंड के ऊपर पौधा क्यों बच पाता है? क्योंकि वो अंडरग्राउंड से पानी को सक कर लेता है, एब्जर्व कर पाता है, इसीलिए वो लैंड में भी रह पाता है, क्योंकि पानी को वो एब्जर्व कर पाता है। तो फिर वो किसके लिए संभव होता है? हमारी जाइलम और फ्लोएम के लिए। तो आइए देख लेते हैं जाइलम का पार्ट्स। जाइलम कंसिस्ट ऑफ, ये जाइलम जो है उसका 4 प्रकार का सेल रहता है। जैसे हमारा ट्राकीड, वेसल, जाइलम पारेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो फिर ये ट्राकीड और वेसल, इसका वॉल थिक होता है और ये डेड सेल होते हैं। और ये डेड
जब ये मेच्योर हो जाते हैं तब ये डेड सेल हो जाते हैं। और ट्राकेट एंड वेसल्स आर दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा है, ये देख रहे हैं ट्राकेट और ये वेसल, तो फिर ये ट्यूब जैसा है ना, कैसे ट्यूब जैसा है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल वर्टिकली करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर रूट से लेके हमारे लीफ तक वर्टिकली करते हैं। पर हमारी पारेन्काइमा का काम क्या है? जाइलम पारेन्काइमा का काम है ये फूड स्टोर करता है। और ऐसे पहले बुक में दिया गया था कि ये हमारा लेटरल कंडक्शन भी करता है, साइड वाइज कंडक्शन भी करता है बोल के एक बुक में दिया गया था। तो फिर ये स्टोर्स फूड करता है। और जाइलम फाइबर का काम क्या है? यह सपोर्टिव इन नेचर, ये उसको सपोर्ट करता है, उसको एक स्ट्रेंथ देता है। तो ये हो गया हमारा जाइलम का 4 स्ट्रक्चर्स। अब आइए देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है? ये हम पहले से हमारे पहले क्लास में जानते हैं। जैसे जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, हमारी रूट से लेकर लीफ तक ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम। ऐसे फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फिर फ्लोएम जो है हमारे लीफ में खाना बनता है, ये हम सब जानते हैं। जब जाइलम अपना वाटर और मिनरल्स लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की मदद से बनता है, हम बनता है हमारा फोटोसिंथेसिस, वही खाना। अब के खाना अगर किचन में बना रहेगा, कोई उससे लेकर खाएगा नहीं, तो फिर क्या आप लोग शक्तिशाली होंगे? एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी तो जरूरी है, सिर्फ खाना बनने से नहीं होगा। तो फ्लोएम एक काम करता है कि लीफ में जो खाना बनता है उसको हर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में वो पहुंचाता है। तो फिर कैसे पहुंचाता है? इसके लिए उसका 5 टाइप्स ऑफ सेल्स है। क्या क्या? जैसे हमारे सिव सेल्स, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, और हो गया हमारा फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पारेन्काइमा, ये 5 प्रकार का। तो सिव ट्यूब आर ट्यूबुलर, ये सब ट्यूबुलर ट्यूब जैसे होते हैं, और परफोरेटेड मतलब इसमें छोटी छोटी छेद होते हैं। और फ्लोएम की काम तो हमें पता चल गया। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर के सिवा बाकी सब जो है, यानी कि हमारे सिव सेल्स, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये सारे, और हमारे फ्लोएम पारेन्काइमा सारे लिविंग सेल्स है। कौन सा डेड है? फ्लोएम फाइबर्स। ये जाइलम और ये फ्लोएम, इसका फिगर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देख लीजिए आप। ये है सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पारेन्काइमा, ठीक है। ये है हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो फिर ये तो गया हमारे, अभी हमारा कंप्लीट किए प्लांट टिश्यू। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यूज। तो फिर बेसिंग ऑन द फंक्शंस, animal tissues are broadly classified into 4 types. What are those? Those are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. तो फिर कौन क्या काम करेगा, उन्हीं के काम के हिसाब से 4 प्रकार का एनिमल टिश्यू है, जैसे कि एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। रफली अगर हम देख लें तो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? ये प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द ऑर्गन्स एंड फॉर्म ग्लैंड्स, ऑर्गन्स का सरफेस को प्रोटेक्ट करता है और ग्लैंड फॉर्म करता है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? ये कनेक्शन करता है, कनेक्ट डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडी। तो फिर ये कनेक्शन बनाए रखता है। और मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है? ये हमारे बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स मूव करता है, हम और हमारा जो हम खुद जो मूव करते हैं, एनिमल जो मूव करता है, इट्स बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। और नर्वस टिश्यू का काम क्या है? ये जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो फिर हमारी बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स का कंट्रोल, कोऑर्डिनेट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सब अहम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे नर्वस टिश्यू का। तो फिर आइए एक के बाद एक डिस्कस कर लेते हैं, पर आज हम इसी पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं ओनली अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू आगे पहले जान लेते हैं कि हमारे द कंट्रैक्शन, ये सब तो हो गया, ये कंट्रैक्शन, ये हमारा कोऑर्डिनेशन, ये सारे काम डिफरेंट टिश्यू का होता है। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन आखिर जाता कहाँ है? ऑक्सीजन
is absorbed by the lungs and then it transported to all the body cells through blood. जैसे ही ऑक्सीजन अंदर लंग्स में जाता है, ब्लड ये ऑक्सीजन को ले लेता है और क्या होता है हम सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका हम एनर्जी निकालते हैं। खाना से एनर्जी कैसे निकलता है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय ऑक्सीजन। तो फिर उसी से एटीपी बनता है। तो फिर ऑक्सीजन का यही काम है। तो ब्लड का काम क्या है? ब्लड जो है इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स, सभी सेल के पास खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना ये ब्लड का काम है। और फिर उसी सारे पार्ट से फिर वेस्टेज लेकर आता है, उन्हीं का डस्टबिन भी लेकर आता है, उन सबको खाना पहुंचा देता है और उन लोग का डस्टबिन लेकर आता है और फिर ये ले जाता है, डस्टबिन ले जाता है लीवर और किडनी के पास फॉर डिस्पोजल। और लीवर और किडनी वो सबको हमारे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस कुछ हो कुछ, तो फिर उसको और किडनी को आपको तो पता है वो हमारा यूरिन बनाता है, जो कि वेस्टेज है उसको बाहर निकाल देता है, जो अच्छा वाला है फिर वापस कर देता है। ऐसे हमारा मेंटेन करता है हमारे बॉडी को। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे कि हमने कहा। तो आइए अब देखते हैं जो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ब्लड क्या है? ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और मसल क्या है? इट फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू। अब चलिए डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो इस एपिथेलियल टिश्यू ये भी 5 प्रकार है, जैसे स्क्वामोस, क्यूबोइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। तो फिर एपिथेलियल टिश्यू के कुछ फंक्शंस हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है, देखो इट इज जैसे हमारा एपिडर्मिस होता है, लगभग एपिथेलियल टिश्यू बाउंड्री द बाहरी दीवार ऑफ एनिमल बॉडी। तो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। तो फिर ये जो कवरिंग है ये हो गया हमारा नंबर 1। एंड एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। तो हमारी जो सारे ऑर्गन्स है और कैविटीज है उन सबको ये कवर करके रखता है। और इट फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। इसके वजह से लंग्स अपनी जगह और हमारी हार्ट अपनी जगह सब सेपरेट होके उसके बाहरी दीवार जो है ये एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। जैसे हमारे स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लॉन्ग अल्वेओली, ये सारे और किडनी ट्यूबुल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सब एपिथेलियल टिश्यू वहाँ पर प्रेजेंट है। एपिथेलियल टिश्यू जो है, चाहे हम किसी भी टिश्यू पढ़ें, उसका लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है, यानी कि उस प्रकार का टिश्यू कहाँ पाया जाता है, कौन से ऑर्गन के किस पार्ट में पाया जाता है और उसका काम क्या है, ये 2 बात जानना जरूरी है। तो फिर ये और इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो फिर ये टाइटली पैक्ड है। और जैसे हमने कहा कि बाहरी दीवार, अगर आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपके घर को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो आपकी बाहरी दीवार ये कंटिन्यूअस होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। ऐसे ही ये एपिथेलियल टिश्यू भी टाइटली पैक्ड है, कंटिन्यूअस शीट है और दे हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो फिर ये कंटिन्यूअस होता है, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग, कोई भी अंदर आए या बाहर जाए, ये एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर से होकर ही गुजरता है। तो फिर इसके एज ए रिजल्ट परिणाम क्या है? द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो फिर जैसे हमारी गार्ड कहता है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा, तो ऐसे ही हमारे एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसका परमिएबिलिटी एक अहम रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। तो कौन सा मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे बॉडी के अंदर कौन आएगा, बॉडी से बाहर कौन जाएगा, ये सारे डिसाइड करता है एपिथेलियल टिश्यू से होकर ये सारे काम होता है। एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, चाहे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट के अंदर हो या फिर बॉडी से बाहर जाए या फिर एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर आए, ये सारे काम एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू से होता है। रिगार्डलेस ऑफ the type, an epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। तो आइए पहले हम जान लेते हैं हमारा
स्ट्रेटेड स्क्वामोज एपिथेलियम के बारे में। देखो डिफरेंट एपिथेलियम जो है उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, तो जिनका फंक्शन के हिसाब से उसी एपिथेलियम का स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे इसका लोकेशन देख लेते हैं। हमारे लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और लॉन्ग अल्वियोली, इसके अंदर ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस ऑकर्स थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेएबल सरफेस। देयर इज ए, तो इसमें फ्लैट काइंड ऑफ ये सेल्स रहते हैं। तो फिर ये कौन सा टाइप ऑफ, इसमें जो फ्लैट टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं वो हो गया हमारा सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम। ये हमारा सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम, और ये हमारा पाए जाते हैं उसी सारी जगह पर, कहाँ पर, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लॉन्ग अल्वियोली, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता रहता है। तो ये है हमारा स्क्वामोज एपिथेलियम, इसमें ये फ्लैट रहता है। तो ये स्क्वामोज एपिथेलियम, ये सेल्स बहुत थीन और फ्लैट होते हैं, और ये बहुत डेलिकेट लाइनिंग सॉफ्ट होते हैं, और ये द इसोफागस हुआ एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ, दीज आर ऑल्सो कवर्ड विथ स्क्वामोज एपिथेलियम। तो हमारे माउथ में क्या है, माउथ में बहुत हमारे खाना पीना, माउथ का लाइनिंग जो है उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हमारे खाना अंदर गया, हमने उसको ग्राइंडिंग किया, फिर अंदर निकाला, तो फिर ये सारे काम उसका वेयर एंड टेयर रहता है। तो फिर इसीलिए द इसोफेगस लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड विथ स्क्वामोज एपिथेलियम। हमारा स्किन जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वामोज एपिथेलियम, और दे आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स, क्योंकि दे प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। वही तो मैं बोल रही थी कि हमारे माउथ के अंदर देखो, हमारे माउथ के अंदर फिर खाना का जाना आना, ये सब घिसना रगड़ना वो सब होता है। तो उसके लिए वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, उसका एक वेयर एंड टेयर है। तो फिर इसीलिए दे आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स, सिर्फ एक ही लेयर नहीं, बहुत से लेयर में, ऐसे लेयर करके बहुत से लेयर में होते हैं। तो फिर इसीलिए उसको दे आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न ऑफ लेयर्स ऑफ एपिथेलियम, एंड इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोज एपिथेलियम। आइए देख लेते हैं हमारी कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ये कहाँ पाया जाता है, हमारे लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और कॉलमनर मतलब होता है पिलर लाइक, कॉलम मतलब पिलर लाइक, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये पाया जाता है, और इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो फिर हेयर क्या है, इसे कहा जाता है सिलिया, और सिलिया का काम है, सिलिया जैसे हेयर है ये मूव कर पाएंगे, तो इसी मूवमेंट की वजह से द मूवमेंट ऑफ द सिलिया पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, म्यूकस को आगे पुश कर लेता है, और फिर म्यूकस सारे क्लियर हो जाता है, और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। इसे कहा जाता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो क्यूबिडल एपिथेलियम क्या है, ये हमारे पाया जाता है लाइनिंग ऑफ किडनी में और सेल्युलरी ग्लैंड्स में। तो फिर ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और ये स्पेशलाइज्ड होकर ग्लैंड सेल्स बन जाता है। कैसे, ये कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करता है, तो फिर ये बन जाता है ग्लैंडुलर। समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू फोल्ड्स, कुछ एपिथेलियम टिश्यू का एक साइड इनसाइड फोल्ड हो जाता है, एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, और इसी हिसाब से वो बन जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इसी के साथ हमारे ये पार्ट खत्म होता है। आगे हम कनेक्टिव टिश्यू से शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।